Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 14th June 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे. In this video, we'll talk about a report which is released by Oxfam International, which is footing the bill. तो इस रिपोर्ट की क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं वो हम देखेंगे. देन विल टॉक अबाउट रैमसे हंट सिंड्रोम. तो रिसेंटली जस्टिन बीबर एंड फेमस कैनेडियन पॉप सिंगर ही इज़ डायग्नोस्ड विद दिस डिजीज़, जिसके बाद ये डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसे हम समझेंगे. देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट इंडियाज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट अ रिपोर्ट विच इज़ रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल, फुटिंग द बिल. ना सबसे पहले जानते हैं कि इस रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं. सो इट सेज दैट यूनाइटेड नेशंस रिक्वायर 8 times more financial support than 20 years ago to be able to provide humanitarian aid to low income countries. इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स आएंगे उससे डील करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को 8 times ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि वो 20 years पहले कर रहे थे, जिससे कि वो लो इनकम कंट्रीज़ को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर सकें. जो एवरेज एनुअल एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग जो होती रही है फॉर 2000 and 2002, इट वाज एटलीस्ट 1.6 बिलियन. एंड अब 2021 में आकर ये इंक्रीज़ हो चुकी है ऑन एन एवरेज टू $15.5 billion. तो बेसिकली अगर हम इसे 2000 and 2002 के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो ये कुछ 819% का इंक्रीज़ है. And it says that rich countries are responsible for today's climate change impact, and they have only met an estimate of 54% of these appeals since 2017, जिसके बाद भी जो शॉर्टफॉल है दैट इज़ ऑफ अप टू $33 billion. ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकरिंग अपील्स आ रही हैं अगेंस्ट द एक्सट्रीम वेदर क्राइसिस, दैट इज़ ओवर 10 ईच. इसमें अफ़गानिस्तान आ जाता है, बुर्किना फासो, बुरुंडी, छद, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हेती, कीनिया, नाइजर, सोमालिया, साउथ सुडान, जिम्बाब्वे. जो रिचेस्ट 1% पीपल है हमारे अर्थ पे, दे आर एमिटिंग ट्वाइस एज मच कार्बन पोल्यूशन एज द पुअरेस्ट हाफ ऑफ द माइनॉरिटी. 1% rich population is emitting twice the carbon pollution than the poorest half of the humanity. Just look at this data. सो इम्पैक्ट्स अगर हम देखें तो वही है कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो लोग हैं दे आर मोर वल्नरेबल. जो क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स अगर आते हैं तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी लो इनकम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो ड्रॉट्स हों, फ्लड्स हों, वाइल्ड फायर्स हों. डिज़ास्टर फर्दर पावर्टी और डेथ को और ज़्यादा बढ़ा देता है, एंड इससे बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेटली जो पीपल है वो अफेक्टेड होते हैं. द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम दीज स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, इससे जो इनइक्वालिटी है वो और बढ़ती जा रही है. पीपल इन पुअर कम्युनिटीज़ एंड लो इनकम कंट्रीज़, दे आर द वर्स्ट हिट पीपल. अगर हम यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो कि 2021 में हुए हैं सिर्फ इसकी बात करें, अगर हम सिर्फ इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो इट वाज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड योर $329 billion ग्लोबली. दिस इज़ द थर्ड हाईएस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. ना इसे लेकर अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने अब अपील किया है दैट वी नीड टू फोकस ऑन द मोस्ट अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन नीड्स. एंड अभी UNFCCC की जो सब्सिडरी बॉडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी 56 सेशन होने वाला है इन जर्मनी. इससे पहले हमारे पास ग्लासगो डायलॉग हो चुका है विच वॉज ऑन द लॉस एंड डैमेज, जब से COP26 हुआ है. तो ऑक्सफॉर्म ने यही अर्ज किया है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो रिच गवर्नमेंट्स हैं, दे शुड प्लेज द बायलेटरल फाइनेंस, ताकि जो लॉस एंड डैमेज जो हो रहा है उसे पूरा किया जा सके, क्लाइमेट फाइनेंस मिल सके. ऑल्सो सभी गवर्नमेंट्स ने ये एग्री किया था दैट दे विल एस्टैब्लिश एंड दे विल फंड द फाइनेंस फैसिलिटी फॉर द लॉस एंड डैमेज एट इवन COP27 एज वेल, जिसमें एनुअल कंट्रीब्यूशन की बात की गई थी
कि एनुअल कंट्रीब्यूशन आएगा बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉजिंग द क्लाइमेट चेंज एंड देयर कैपेसिटी टू पे. ऑल्सो जितनी हमारी गवर्नमेंट्स हैं दे हैव दे आर द पार्ट ऑफ दिस कोर एलिमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस UNFCCC's जेंडर एक्शन प्लान, एंड इसके अंदर दे एग्रीड टू मेक फॉर द लॉसेज एंड द डैमेजेस. Also, paying the cost of climate-driven loss and damages, should be on the basis of responsibility, not on charity. यहाँ पे responsibility को आगे लेकर आना होगा. जो rich countries हैं, rich people, big corporations, they are responsible for causing climate change, so they must pay for the harm that they are causing. ऑक्सफॉर्म ने इवन कहा कि वी नीड टू एस्टैब्लिश अ फैसिलिटी जिसके अंदर कुछ इनोवेटिव सोर्सेज आ सकें ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम द रिच कंट्रीज़, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिए थे एट द 26 COP ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज लास्ट ईयर. COP 27 में भी गवर्नमेंट्स ने शेयर किया था कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो UNFCCC का जो कोर एलिमेंट है जिसमें आपको लॉसेस के लिए और डैमेजेस के लिए पे करना है, रिकवर करना है, दैट इज़ एट दी स्टेक. तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की. तो द नेम ऑफ द रिपोर्ट वाज द फुटिंग द बिल रिपोर्ट विच इज़ रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल. ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक इंडिपेंडेंट NGO है. दिस वाज फॉर्म्ड इन 1995 and they basically joined together as a confederation to maximize the efficiency and to achieve greater impact to reduce the global poverty and injustice. ये जो नेम है ऑक्सफैम, इट कम्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमेन रिलीफ विच वॉज फाउंडेड इन ब्रिटेन इन 1942. एंड जो ग्रुप है इन्होंने कंपेन किया है फॉर फूड सप्लाईज जो कि दैट शुड बी सेंट थ्रू द अलाइड नेवल ब्लॉकेट्स फॉर स्टार्विंग women एंड चिल्ड्रन, स्पेशली इन द एनिमी ऑक्यूपाइड ग्रीस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उस टाइम पे इस ग्रुप ने कंपेन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से. And there are 21 member organizations of the Oxfam International Confederation. इसमें 21 member countries आ जाते हैं जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट रामसे हंट सिंड्रोम. So Ramsay Hunt syndrome is in news because recently a Canadian pop singer Justin Bieber has been diagnosed with this condition called as Ramsay Hunt syndrome. Therefore, it is important for us to know that what is Ramsay Hunt syndrome because ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है. So Ramsay Hunt syndrome ये एक बहुत ही रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है and it is caused by a varicella zoster virus. दिस वेरिसेला जोस्टर वायरस, एक तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कि ये जो सिंड्रोम है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है एंड इट बिलोंग्स टू हर्पीज वायरस फैमिली ओनली. एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज़ अ वेरी रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. होता क्या है यहाँ पे, फेशियल पैरालिसिस हो जाती है एंड दे कुड ऑल्सो बी ईयर एबनॉर्मैलिटी. इसमें ईयर्स के अंदर रिंगिंग या फिर ईयर एक या फिर हेयरिंग लॉस भी हो सकता है. इस डिसऑर्डर को हर्पीज जोस्टर ऑटिकस भी कहा जाता है. इट वॉज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड बाय अ न्यूरोलॉजिस्ट जेम्स रैमसे हंट, जिसकी वजह से नेम है सिंड्रोम का रामसे हंट सिंड्रोम. नाउ इस सिंड्रोम के अगर हम इम्पैक्ट्स देखें तो बेसिकली हमारे जो फेशियल नर्व है, द 7th क्रेनियल नर्व जिसको फेशियल नर्व कहा जाता है, जो कि हमारे फेस की मूवमेंट, हमारे फेस पे जो एक्सप्रेशंस हैं इनको कंट्रोल करती है, इस फेशियल नर्व की इन्फ्लेमेशन हो जाती है. और जब ये वेरिसेला जोस्टर वायरस आता है, इसकी जो अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन होती है, तो इसमें बेसिकली चिकन पॉक्स लगता है कि चिकन पॉक्स हो गया. लेकिन इसके बाद जो वायरस है वो कुछ देर के लिए बॉडी में अगर डॉर्मेंट रह जाए तो ये जो कंडीशन है वो पास आउट हो जाती है. नाउ सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली इट बिगिंस की ईयर में पेन हो रहा है ऑन द साइड विच इज़ अफेक्टेड एंड मोस्टली 55% ऑफ द पेशेंट इसी कंप्लेन के साथ आते हैं. एंड देन इन 2 to 3 days जो साइड जो अफेक्टेड है वहाँ पे फेशियल पैरालिसिस हो जाता है. कुछ वेसिकल्स हो जाते हैं. वेसिकल्स मतलब बहुत ही छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड जो सैक्स होते हैं, जो ब्लिस्टर्स होते हैं, उनको वेसिकल्स बोल देते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 7% हमारे पास एक्यूट पैरालिसिस केसेस आते हैं. मोस्टली ऐसे पेशेंट्स जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. दे हैव हायर चांस ऑफ सफरिंग एज़ कम्पेयर टू दोज जो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है. एक्यूट पीरियड के लिए जो इन्फेक्टेड हैं थोड़ी लेस रिकवरी उनमें होती है, दोज पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड.
ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो ये जो कंडीशन है ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ब खुद जाती है। ट्रीटमेंट मोस्टली जो पेन हो रहा है, जो बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या फिर जो ड्यूरेशन है इलनेस की, सिर्फ उसे अफेक्ट कर सकता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर विद इन 3 days ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, क्योंकि उसके बाद नहीं तो वीकनेस होनी शुरू हो जाती है और वो काफ़ी लॉन्गर टाइम के लिए रह जाती है। अच्छा, अब इसे बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं विद बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी भी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारी जो फेशियल मसल है वो वीक हो जाती है और उसकी पैरालिसिस हो जाती है, बट ये एकदम से सडनली होता है। ये परमानेंट कंडीशन नहीं होती, कुछ ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये बहुत ही लंबे टाइम के लिए रुक जाए। जो पेशेंट्स होते हैं बेल पाल्सी के, वो यूजुअली फुल रिकवरी शो कर देते हैं, मतलब कुछ देर के बाद उनके जो फेसेस हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू द रामसे हंट सिंड्रोम, यहाँ पे ज़्यादा सिवियर पैरालिसिस होता है ऑन द ऑनसेट, एंड जिसकी वजह से जो रिकवरी है वो उतनी कम्प्लीटली नहीं हो पाती। देर ओनली 70% ऑफ द पेशेंट्स इन द रामसे हंट सिंड्रोम जो कि अपनी नॉर्मेलिटी रीगेन कर पाते हैं, नॉर्मल फेशियल फंक्शन वो अचीव कर पाते हैं। वेयर एज बेल पाल्सी के केस में 90% ऑफ द केसेस में जो पेशेंट्स हैं वो अपनी दोबारा जो नॉर्मेलिटी है, जो नॉर्मल फेशियल फंक्शन है, उसे रीगेन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है टू 69.7 ईयर्स। वेल, अगर हम इसे 2015 to 19 पीरियड में देखें तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी इंच अप हुई है। बट अगर हम इसे ग्लोबल एवरेज के साथ कंपेयर करें तो ग्लोबली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज़ 72.6 ईयर्स, जो कि उसके कंपैरिजन में हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज़ वेल बिलो इट। एंड 10 साल जो मेजर्स लिए गए हैं उन सब की वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सिर्फ 2 ईयर्स ही इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे देखना होगा। एक तो ये कि ग्लोबल लेवल के कंपैरिजन में हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है, प्लस जो हमने थोड़ा इंक्रीज़ लिया है, जो 2 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, उसे बढ़ाने के लिए भी 10 ईयर्स के एफर्ट्स लगे हैं। तो यहाँ से हम कुछ मेजर पॉइंट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर समझेंगे, कुछ डाटास को समझेंगे, व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक एस्टिमेट है अबाउट द एवरेज नंबर ऑफ एडिशनल ईयर्स दैट अ पर्सन ऑफ अ गिवन एज कैन एक्सपेक्ट टू लिव। कितने साल एक एक्सपेक्टेड एज हो सकती है, इट इज़ द एस्टिमेट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ द एडिशनल ईयर्स दैट अ पर्सन ऑफ अ गिवन एज कैन एक्सपेक्ट टू लिव। The most common measure of life expectancy is the life expectancy at birth. ये एक तरीके का हाइपोथेटिकल मेजर है। ऐसे आप कैसे एज को मेजर, ये हाइपोथेटिकल मेजर है। इसमें जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स हैं फॉर ईयर बाय ईयर उसे यहाँ पे स्टडी किया जाता है। एंड हर एक जो लाइफ टाइम इंडिविजुअल जो बॉर्न हुए हैं उस साल से लेकर कितना ईयर टू ईयर डेथ रेट आ रहा है, इसे कंपेयर करके एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे निकाली जाती है। याद रखो कि ये एक एस्टीमेट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हमारी जो एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटीज़ हैं फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ अ पॉपुलेशन विच वॉज बॉर्न ड्यूरिंग दैट टाइम, जैसे कि 2015-19 की जब हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज़ 69.7 ईयर्स। तो ये एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट से डील करती है। कोई पॉपुलेशन जो कि उस टाइम पे जो जिनका जन्म हुआ है वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफ देयर लाइफ टाइम। ये डिफरेंट होता है बाय एज, बाय सेक्स, बाय रेस, बाय जियोग्राफिकल लोकेशन एज वेल। सो देयरफॉर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये स्पेसिफिक कैटेगरीज में दी जाती है। इंस्टेड की पूरी पॉपुलेशन के लिए कोई एक नंबर निकाल देना, ऐसा नहीं होता। जैसे कि फ़ीमेल्स के लिए अलग होती है, मेल्स के लिए अलग होती है, इंडिया की अलग है, यूएस की अलग है, इंडिया में भी स्टेट्स की अलग अलग है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ना फॉर एग्जांपल अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स देखें तो दोज वीमेन हु वर बॉर्न इन 2003 दे हैव द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 80.4 ईयर्स। तो यहाँ पे देखो, एक तो हमने विमेन की बात की, कौन सी विमेन जो कि यूएस में है, कब बॉर्न हुई, 2003 में बॉर्न हुई, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 80.4 ईयर्स।
तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी डाटा होता है ऑफ अ गिवन पीरियड, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए अप्लाई नहीं होता, एज अ जनरल अप्लाई नहीं होता, ये स्पेसिफिक कैटेगरीज के साथ इसको कैलकुलेट किया जाता है। नाउ अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें और मेजर परफॉर्मर्स यहाँ पे देखें तो इंडिया के टॉप 10 परफॉर्मर्स में सबसे पहले आ जाता है दिल्ली। दिल्ली में मेल जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 74.3 ईयर्स है, फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77.5 ईयर्स है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ से हमारी जो एक्सपेक्टेंसी दिल्ली की निकल के आती है दैट इज़ 75.9। दिल्ली इज़ फॉलोड बाय केरला, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, आंध्रा। दीज आर दी टॉप 10 परफॉर्मर्स इन इंडिया जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो आप फर्स्ट 5 याद रख लीजिए, दिल्ली, केरला, JNK, हिमाचल एंड पंजाब। तो टोटल हमारी, अब देखो ये डाटा आपने याद रखना है कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकलती है यहाँ पे मेल के लिए जो एवरेज निकलता है दैट इज़ 68.4 ईयर्स, फीमेल के लिए जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकल रही है दैट इज़ 71.1 ईयर्स, जिसको मिलाकर हमारा जो एवरेज आ रहा है दैट इज़ 69.7 ईयर्स। दिल्ली टॉप परफॉर्मर है, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे 65.3 ईयर्स की एक्सपेक्टेंसी मिल रही है। सो छत्तीसगढ़ इज़ द लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। ये डाटा भी आपको पता होना चाहिए, ये नंबर याद होना चाहिए, टॉप परफॉर्मर कौन है और लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पे है। तो बेसिकली इस डाटा के अंदर जो गैप होता है बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ 1 और एज ऑफ 5, ये शो किया जाता है। इट इज़ द बिगेस्ट इन द स्टेट्स विद हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी। जैसे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो हैं वहाँ पे जो गैप है कि बर्थ टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एज ऑफ 1 पे कितनी है, एज ऑफ 5 पे कितनी है, ये गैप सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। यही वो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सेकेंड हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है दैट इज़ ऑफ 38। तो वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो जंप करती है बाय 3.4 ईयर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर ओनली। ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ 45 ईयर्स हमारी जो इंडिया ने जो टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ऐड किया है दैट इज़ 20 ईयर्स, क्योंकि 1970 और 75 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी 49.7 ईयर्स, लेकिन आज ये इंक्रीज़ होकर हो चुकी है 69.7 ईयर्स। तो अभी तक पिछले 45 ईयर्स के पीरियड में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है बाय 20 ईयर्स। इंक्रीज़ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ उड़ीसा में हुआ है, 24 ईयर्स का इंक्रीज़ उड़ीसा में हुआ है। तमिलनाडु में भी 49.6 से 72.6 पे पहुंच गया है। सो दीज आर दी दो स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है एज़ कम्पेयर टू 1970s डाटा। इसके अलावा इंडिया में भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट स्टेट्स में, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, हर जगह पे वेरिएशन है ना। अगर हम विमेन की बात करें सो अर्बन विमेन इन हिमाचल प्रदेश दे हैव हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, they have life expectancy of 82.3 years, whereas rural men in Chhattisgarh they have the lowest life expectancy of just 62.8 years। तो दोनों के बीच में देखो 15.8 years का गैप है अर्बन एरियाज़ में जेंडर के हिसाब से। देन अगर हम यहाँ पे इसको नेबरिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, वी कंपेयर दिस टू बांग्लादेश, नेपाल, तो वहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स हैं इट इज़ लोअर देन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। So they have high life expectancy at birth। नेपाल में 70.5 है, बांग्लादेश में 72.1 है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2019। जापान की हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑफ 85 ईयर्स। देन देर इज़ नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, दे हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 83 ईयर्स। सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पे 54 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फॉलोड बाय लेसोथो एंड चाड। तो ये डाटाज भी पता होने चाहिए। जापान की हाईएस्ट है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। So BrahMos supersonic cruise missile is in news because as we know that BrahMos has been upgraded several times
एंड अब इसकी जो वर्जन्स हैं वो लैंड पे भी टेस्ट हो चुकी हैं, एयर प्लेटफॉर्म, सी प्लेटफॉर्म। जब से ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक इसके मल्टीपल वर्जन्स टेस्ट आउट हो चुके हैं। एंड इवन इसका जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट था वो 2001 में कंडक्ट किया गया था फ्रॉम अ स्पेशली डिज़ाइंड लैंड बेस्ड लॉन्चर। So in this article we'll talk about more in detail about BrahMos supersonic cruise missile and क्या क्या milestones रहे हैं BrahMos cruise missile के अंदर, क्या significance है, क्या क्या versions हैं, वो सब हम इस article में cover करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो अर्ली 1980s में हमारे पास इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये लेड किया गया था बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंसीव किया और इसे लीड किया। एंड दिस प्रोग्राम वाज, इसके तहत जो कुछ न्यू रेंज ऑफ मिसाइल्स जो थी उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट की गई। दिस इंक्लूड्स पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग। ये वो 5 ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि इस प्रोग्राम के अंदर डेवलप करनी शुरू की गई एंड दे हैव अ वाइड रेंज, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़ एंड रेंजेस। जिसके बाद 1990s में जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी, दे फेल्ट कि नाउ वी नीड मोर क्रूज़ मिसाइल। तो तब हमारा जो फोकस था वो क्रूज़ मिसाइल की तरफ जाने लगा, क्योंकि जो गाइडेड मिसाइल्स थी दे बेसिकली ट्रैवर्स द मेजॉरिटी ऑफ देयर फ्लाइट पाथ एट मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट स्पीड and they deliver very large warheads over the long distance with high precision. तो इस टाइम पे जो नीड थी दैट वाज कि उस टाइम पे गल्फ़ वॉर चल रही थी एंड गल्फ़ वॉर के अंदर क्रूज़ मिसाइल्स को प्राइमरीली यूज़ किया जा रहा था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन अर्ली 1990s दे फेल्ट वाज द नीड वाज फेल्ट रिगार्डिंग द क्रूज़ मिसाइल। जिसके बाद एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये एग्रीमेंट मॉस्को में साइन होता है इन 1998 by Dr. APJ Abdul Kalam, and because at that point of time he headed DRDO, Defense Research and Development Organization, and on the Russia side it was NV Mikhailov who was the then Deputy Defense Minister. तो 1998 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द DRDO ऑफ इंडिया एंड NPO ऑफ रशिया, इनके बीच में ब्रह्मोस एरोस्पेस की फॉर्मेशन को लेकर एक जॉइंट वेंचर शुरू होता है। इंडिया की जो होल्डिंग है इन दिस जॉइंट एग्रीमेंट दैट इज़ ऑफ 50.5% और रशिया की जो होल्डिंग है दैट इज़ ऑफ 49.5%। एंड इन 1999 इस मिसाइल को लेकर जो डेवलपमेंट थी वो शुरू हो गई थी इन द लैब्स ऑफ DRDO एंड NPOM। ये याद रखेंगे, NPOM के बीच में और इस तरफ DRDO, इन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया है। एंड आफ्टर स्पेशली द ब्रह्मोस एरोस्पेस दिस रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम बोथ द गवर्नमेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज रशियन गवर्नमेंट, दोनों ने इसे फंड्स दिए एंड द वर्क वाज स्टार्टेड इन 1999। So here we can see some of the important milestones. 2001 में इसका पहला मेडन लॉन्च होता है फ्रॉम द लैंड बेस्ड लॉन्चर। इट वाज डन इन एंटी शिप मोड फ्रॉम ITR चंदीपुर। फिर 2002 में ये लैंड टू सी कन्फिग्रेशन में इसे लॉन्च किया जाता है। देन 2003 में एक मेडन लॉन्च होता है फ्रॉम द नेवल वॉरशिप। 2005 में नेवी रिसीव करती है द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस। 2007 में ब्रह्मोस का जो लैंड सिस्टम था वो डिलीवर किया जाता है टू द इंडियन आर्मी। 2013 में दिस वाज लॉन्च्ड फ्रॉम अ सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म इन बे ऑफ बंगाल। 2017 में जो क्रूज़ मिसाइल है उसका मेडल लॉन्च होता है फ्रॉम सुकोई 30 MKI। देन 2020 में सुकोई 30 MKI इसको इक्विप किया गया विद ब्रह्मोस एंड दिस वाज अगैन इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। एंड नाउ इन 2022 पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर ब्रह्मोस का आता है हमारे पास फ्रॉम फिलीपींस नेवी। नाउ ब्रह्मोस की जब हम बात करते हैं सो वी हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ब्रह्मोस। डिफरेंट वर्जन्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डिप्लॉयड हैं एंड रेगुलरली इनको टेस्ट किया जाता है एंड वी हैव अनदर वर्जन्स जो कि अभी भी अंडर डेवलपमेंट हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लैंड बेस्ड ब्रह्मोस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें 4 to 6 मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चेस आ जाते हैं विद ईच हैविंग 3 मिसाइल्स ऑन बोर्ड, ताकि वो साइमल्टेनियसली लॉन्च की जा सके।
तो ये जो लैंड बेस्ड सिस्टम्स हैं, इनकी जो बैटरीज हैं दैट हैज़ बीन डिप्लॉयड अलॉन्ग द इंडियाज़ लैंड बॉर्डर, जो डिफरेंट हमारे थिएटर्स हैं वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया गया है। ऑल्सो जो लैंड अटैक वर्जन है इसे अपग्रेड किया गया है। इसकी अब जो कैपेबिलिटी है दैट इज़ ऑफ क्रूजिंग एट 2.8 मैच, एंड नाउ इट कैन हिट द टारगेट ऑफ द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स विद प्रिसीजन। तो ये लैंड बेस्ड है। इसके एडवांस्ड वर्जन्स भी आ चुके हैं विद हायर रेंज, एंड उनकी जो स्पीड है इट कैन गो अप टिल 5 मैच, एंड दे आर सेट टू बी अंडर डेवलपमेंट। सो जो ग्राउंड सिस्टम है ब्रह्मोस का, दे आर डिस्क्राइब्ड एज टाइडी एज दे हैव वेरी फ्यू कंपोनेंट्स। देन देर इज़ ऑल्सो शिप बेस्ड वर्जन ऑफ इट। नेवी ने ब्रह्मोस का जो शिप बेस्ड वर्जन है इसे फ्रंट लाइन वॉरशिप में इंडक्ट किया था फ्रॉम 2005, and they have this capability to hit the sea-based targets beyond the radar horizon also. और जो नेवल वर्जन है इसमें सी टू लैंड मोड सभी सक्सेसफुल हैं। ब्रह्मोस कैन बी लॉन्च्ड एज अ सिंगल यूनिट और इन salvo up to 8 missiles separated by 2.5 seconds interval। हर 2.5 सेकेंड इंटरवल के बाद सिंगल यूनिट या फिर 8 मिसाइल्स का जो salvo है वो यहाँ से लॉन्च किया जा सकता है। जो टारगेट है वो ग्रुप ऑफ फ्रिगेट्स विद मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इनको भी ये टारगेट कर सकता है। देन वी ऑल्सो हैव एयर बेस्ड और एयर लॉन्च्ड ऑल्सो। सो 2017 में, on November 2017, BrahMos was successfully tested for first time from Sukhoi 30 MKI. This was tested against a sea-based target in Bay of Bengal, and तब से इसको बहुत बार different times पे टेस्ट कर दिया गया है। सो ब्रह्मोस को सुकोई 30s के साथ इक्विप्ड करके इसकी जो रेंज बन जाती है दैट इज़ ऑफ 1500 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच विदाउट मिड एयर रिफ्यूलिंग, and it is also considered as a very key strategic deterrence for adversaries both along the land border, चाहे लैंड बॉर्डर से कोई एडवर्सरीज हो रही हैं या फिर इंडियन ओशन रीजन, इन दोनों ही एरियाज़ में जो ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटी, जो एयर लॉन्च कैपेबिलिटी है, ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है। इंडियन एयरफोर्स ने ये भी कहा है दैट नाउ दे आर इंटीग्रेटिंग ब्रह्मोस विद 40 सुकोई 30 फाइटर जेट्स ऑल्सो, एंड डिफरेंट बेसिस के ऊपर इसे इंटीग्रेट किया गया है। Then there is submarine launch as well. So this vehicle can be launched around 50 meters below the water surface, and इसको लेकर एक कैनिस्टर होता है जिसके अंदर मिसाइल को स्टोर किया जाता है। It is basically launched vertically from the pressure hull of the submarine, and different settings यूज़ की जाती है अंडर वाटर, एंड देन इसे आउट ऑफ द वाटर फ्लाइट के लिए तैयार किया जाता है। ये वर्जन भी मार्च 2013 में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, एंड नाउ इट इज़ सबमर्ज्ड in the platform of the coast of विशाखापट्टनम। तो लैंड बेस्ड भी है, शिप बेस्ड भी है, एयर लॉन्च्ड भी है और सबमरीन लॉन्च्ड भी है। ऑल ऑफ दीज आर द वर्जन्स ऑफ ब्रह्मोस। ना ब्रह्मोस का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो ये एक 2 स्टेज मिसाइल है। जो चीज़ें आपने याद रखनी है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि ब्रह्मोस तो एक 2 स्टेज मिसाइल है, प्लस इट हैज़ अ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर जो मिसाइल है वो अपनी सुपरसोनिक स्पीड पे आती है, एंड देन इट गेट सेपरेटेड। सेकेंड स्टेज में जो लिक्विड रैमजेट है वो आता है, एंड देन इट टेक्स द मिसाइल क्लोजर टू 3 times द स्पीड ऑफ द साउंड इन द क्रूज फेज। तो पहले फेज में मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड तक जाती है, फिर सेपरेट होती है, फिर लिक्विड रैमजेट को यूज़ करते हुए साउंड की स्पीड तक ही क्रूज फेज में पहुंच जाती है। द मिसाइल हैज़ वेरी लो रडार सिग्नेचर, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही स्टेल्थी हो जाती है, एंड इट कैन अचीव वैरायटी ऑफ ट्रेजेक्टरीज। ऑल्सो इट्स अ फायर एंड फॉरगेट टाइप ऑफ मिसाइल, सो यू कैन अचीव द क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर, एंड जो टर्मिनल ऑल्टीट्यूड है इट कैन बी गो एज लो एज 10 meters टू हिट द टारगेट। ऑल्सो जो क्रूज मिसाइल्स हैं लाइक ब्रह्मोस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंड ऑफ रेंज वेपन्स। दे आर फायर्ड फ्रॉम अ रेंज फार इनफ टू अलाउ द अटैकर टू इवेड द डिफेंसिव काउंटर फायर। ब्रह्मोस की 3 times स्पीड है, मतलब 2.5 times द फ्लाइट रेंज एंड हायर रेंज एज कम्पेयर टू द सबसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है जो कि ब्रह्मोस का एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, एज वी नो इट हैज़ बीन टेस्टेड अंडर सुकोई 30 MKI, और रिसेंटली भी इसे एडवांस जो इसका C2C वेरिएंट है इसे INS विशाखापट्टनम के ऊपर कमीशन कर दिया गया है। सो नाउ अगर हम इसके प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें, सो सी द रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ये इवॉल्व होती रहती हैं इन द मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर,
एंड देयरफॉर ब्रह्मोस अभी भी इसके अंदर लगातार अपग्रेड्स होते जा रहे हैं, एंड वर्क इज़ ऑन टू डेवलप डिफरेंट वर्जन्स विद हायर रेंजेस एंड मैन्यूवरेबिलिटी एंड एक्यूरेसी एज वेल. तो अभी जो वर्जन करंटली टेस्ट किए जा रहे हैं दे हैव रेंज अप टू 350 किलोमीटर. ओरिजिनल जो रेंज थी वो 290 किलोमीटर है. सो इवन इससे भी हायर वर्जन की जो वर्जन्स रेंजेस की जो वर्जन्स जैसे कि अप टू 800 किलोमीटर विद सुपरसोनिक स्पीड, ये भी अभी ऑन कार्ड्स है. सो द एफर्ट इज़ टू रिड्यूस द साइज एंड द सिग्नेचर ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्जन, एंड इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है इसको फर्दर ऑगमेंट किया जा सके. So this was all about BrahMos supersonic cruise missile, and that's all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.